दोस्तों, द नॉलेज पुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अशोक कुमार पांडे की किताब उसने गांधी को क्यों मारा। अशोक कुमार पांडे की ये किताब सिर्फ गांधी की हत्या की कहानी नहीं बताती, बल्कि उन विचारों, नफरत और वैचारिक जहर की पड़ताल करती है जो कई वर्षों में तैयार हुए और अंततः 30 जनवरी 1948 की दर्दनाक घटना तक पहुंचे। ये किताब बताती है कि गांधी को मारने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो माहौल, वो प्रचार और वो राजनीति थी जिसने एक राष्ट्रपिता को अपना दुश्मन बना दिया। अशोक कुमार पांडे बेहद गहराई से दिखाते हैं कि कैसे गांधी का प्रेम, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के लिए समान आदर कट्टरपंथियों को खटकने लगा था। गांधी पर हुए पहले के हमलों से लेकर 55 करोड़ रुपए जैसे झूठे आरोपों तक ये किताब उन सभी झूठों का पर्दाफाश करती है जिन्हें गोडसे जैसे लोग सच मान बैठे। ये किताब इतिहास नहीं, चेतावनी भी है कि नफरत जब विचार बन जाती है तो उसके निशाने पर देश की आत्मा तक आ जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। अध्याय 1, प्रस्तावना, हत्या की पृष्ठभूमि। अशोक कुमार पांडे इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई से करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसी एक क्षण में लिया गया उन्मादी निर्णय नहीं थी, बल्कि वर्षों तक धीरे धीरे पनपते एक वैचारिक और संगठित अभियान का परिणाम थी। गांधी उस दौर में भारत की केवल एक राजनैतिक शक्ति नहीं थे, वे एक नैतिक चेतना थे जिनके शब्द और कर्म जनता की अंतरात्मा को झकझोर देते थे। वे राजनीति में आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय का संतुलन लाने वाले व्यक्ति थे। असल समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस समाज में कई लोग सत्ता, प्रभुत्व और आक्रामक राष्ट्रवाद को अपना आदर्श मान रहे थे, वहां गांधी का सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव का संदेश उनके लिए चुनौती बन गया। लेखक विस्तार से बताते हैं कि 1930 के दशक से ही गांधी के खिलाफ एक व्यवस्थित विचारधारा तैयार की जाने लगी थी। ये केवल असहमति नहीं थी, ये गहरी वैचारिक नफरत थी जिसे संगठित रूप से पोषित किया गया। कई संगठनों और विचारधारात्मक धड़ों ने गांधी को मुसलमानों के पक्ष में झुकने वाला, हिंदुओं के हितों की उपेक्षा करने वाला और कमजोर राष्ट्रवाद का प्रतीक कहकर पेश किया। अखबार, पुस्तिकाएं, सभाएं, पर्चे और मंच, हर स्थान पर यह प्रचार फैलाया गया कि गांधी की वजह से हिंदू समाज असुरक्षित हो रहा है। इस माहौल ने लोगों के मन में संदेह, असंतोष और बाद में घृणा का बीज बो दिया। अध्याय प्रकट करता है कि गांधी के प्रति इस वैमनस्य की जड़ें केवल राजनैतिक मतभेदों में नहीं थीं, इसका एक बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक राजनीति से संचालित था। विभाजन, मुस्लिम लीग की राजनीति, देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दंगे, इन सब का दोष सहज ही गांधी पर डाल दिया गया, जबकि वास्तविकता में गांधी दंगों को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर उपवास करते थे, हिंसा का विरोध करते थे और हर समुदाय के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास करते थे। किंतु प्रचार का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके प्रयास भी संदिग्ध बनाकर दिखाए गए। लेखक ये प्रमुखता से रेखांकित करते हैं कि प्रोपेगेंडा का प्रभाव तर्कों पर नहीं, भावनाओं पर होता है और ये धीरे धीरे सामूहिक सोच को बदल देता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आता है। गांधी के खिलाफ नफरत का ये अभियान व्यक्तिगत स्तर पर गोडसे पर भी असर डाल रहा था। गांधी की हत्या के लिए गोडसे के प्रेरक कारणों को समझने के लिए लेखक सबसे पहले इसी माहौल को समझने की बात करते हैं। गोडसे के भाषणों, लेखों और बाद में अदालत में दिए गए बयान सब इसी विचारधारात्मक जमीन से जन्म लेते हैं, जहां गांधी को हर राष्ट्रीय समस्या का दोषी बताया जाता है। लेखक ये बताते हैं कि गोडसे अकेला नहीं था, वो संगठित सोच का प्रतिनिधि था जिसने गांधी को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया था। अध्याय गांधी के व्यक्तित्व और उनके विरोध के बीच के विरोधाभास को भी उजागर करता है। एक ओर वे व्यक्ति थे जो हर धर्म, वर्ग और समुदाय के बीच समानता और शांति के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो गांधी की इस समावेशी सोच को राष्ट्र की कमजोरी मानते थे। लेखक बताते हैं कि ये वैचारिक संघर्ष असल में दो भारतों का संघर्ष था, एक बहुलतावादी, संवेदनशील और नैतिक भारत और दूसरा संकुचित, आक्रामक और असुरक्षा से संचालित भारत। अंत में लेखक इस अध्याय के माध्यम से पाठक को ये समझाते हैं कि ये पुस्तक केवल हत्या की कथा नहीं है, ये उस विचारधारा का विश्लेषण भी है जिसने गांधी जैसे महान व्यक्तित्व को अपना निशाना बनाया।
गांधी की हत्या को केवल व्यक्तिगत अपराध मानना, उस संगठित मानसिकता को नजरअंदाज करना होगा जिसने वर्षों तक जहर घोला और अंततः 30 जनवरी 1948 का वो भयावह दिन संभव हुआ। यही कारण है कि लेखक शुरुआत में ही स्पष्ट करते हैं कि गांधी की हत्या के पीछे इतिहास का एक लंबा अंधेरा अध्याय छिपा है, जिसकी पड़ताल किए बिना सच अधूरा रहता है। अध्याय 2, गांधी का भारत संकल्प। इस अध्याय में लेखक गांधी की उस मौलिक भारत कल्पना को विस्तार से समझाते हैं जो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की सबसे मानवीय और समावेशी व्याख्या प्रस्तुत करती है। गांधी का भारत वो था जहां धर्म, जाति, भाषा और वर्ग जैसी पहचानें विभाजन नहीं बल्कि विविधता की अभिव्यक्तियां थीं। वे भारतीयता को किसी एक धार्मिक या सांस्कृतिक समूह की संपत्ति नहीं मानते थे, बल्कि इसे साझा इतिहास, संघर्ष और नैतिकता पर आधारित एक व्यापक नागरिकता समझते थे। गांधी के लिए भारत का हृदय तभी धड़क सकता था जब इसके हर नागरिक, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, धनी हो या निर्धन, को समान गरिमा मिले। यही विचार उनके विरोधियों के लिए असहज और अस्वीकार्य था। अध्याय में बताया जाता है कि गांधी अहिंसा को केवल राजनीतिक रणनीति नहीं मानते थे, ये उनके जीवन का मुख्य मूल्य था। उनके अनुसार यदि देश हिंसा पर चलेगा तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। वे कहते थे कि अहिंसा बहादुरों का हथियार है, कायरों का नहीं। गांधी का विश्वास था कि एक राष्ट्र केवल तब तक जीवित रहता है जब तक इसके बीच सह अस्तित्व और आपसी सम्मान की भावना बनी रहती है। इसलिए उन्होंने धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक एकता और जातीय समानता को अपने आंदोलन का मुख्य स्तंभ बनाया। उनके लिए राजनीति का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं था, बल्कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति अधिक करुणामय बनाना था। लेखक समझाते हैं कि गांधी का ये व्यापक दृष्टिकोण कट्टरपंथियों के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वे धार्मिक पहचान को राजनीति का केंद्र बनाना चाहते थे। गांधी मंदिरों और मस्जिदों दोनों में जाते थे और ये उनके विरोधियों के लिए अस्वीकार्य था। उनके लिए गांधी का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण हिंदू धर्म की कमजोरी मान लिया जाता था। गांधी हिंदू थे, परंतु ऐसा हिंदू जिनके धर्म में सहिष्णुता और न्याय सर्वोपरि थे। वे ये स्पष्ट कहते थे कि यदि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता है तो मैं उसके विरुद्ध खड़ा रहूंगा, क्योंकि अन्याय कभी धर्म नहीं हो सकता। उनका ये स्पष्ट नैतिक आग्रह कई धार्मिक रूढ़िवादियों को चुभता था। अध्याय में लेखक गांधी के दलित उद्धार के प्रयासों को भी विस्तार से रखते हैं। गांधी अस्पृश्यता को मानवता का पाप कहते थे। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक स्थान देने की कोशिश की। दलितों के मंदिर प्रवेश, स्वच्छता, शिक्षा और सम्मान के लिए उनके अभियान को जातीय वर्चस्ववादी समूहों ने हिंदू धर्म का विध्वंसक बताया। गांधी के अनुसार धार्मिक और सामाजिक जीवन में समानता न केवल संविधान का प्रश्न था, बल्कि धर्म और नैतिकता की मांग थी। ये दृष्टि उनके विरोधियों की संकीर्ण व्याख्याओं से बिल्कुल विपरीत थी, जिससे सांप्रदायिक और जातिवादी तत्वों में उनके प्रति और अधिक गुस्सा पनपने लगा। लेखक ये भी बताते हैं कि गांधी की राजनीति जनता से सीधे संवाद पर आधारित थी। वे केवल नेता नहीं थे, वे लोगों के जीवन में उपस्थित एक नैतिक प्रेरणा थे। उनका भाषण, उनका उपवास, उनका चलना सब एक प्रतीक थे जो समाज के गहरे स्तरों पर असर डालते थे। जब वे किसी गलती, हिंसा या अन्याय को देखते तो पहले स्वयं को बदलने से शुरुआत करते। उनका ये पारदर्शी चरित्र जनता को गहराई से प्रभावित करता था और यही उनकी वास्तविक शक्ति थी। इस कारण से बड़ी राजनीतिक संस्थाएं, कट्टरपंथी संगठन और सत्ता लोलुप समूह उनसे घबराते थे, क्योंकि गांधी की लोकप्रियता राजनीतिक गणित को ध्वस्त कर देती थी। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष देते हैं कि गांधी का भारत एक ऐसा राष्ट्र था जहां विविधता की रक्षा ही राष्ट्र निर्माण थी और जहां नफरत की राजनीति का कोई स्थान नहीं था। यही कारण था कि गांधी उन लोगों के सामने सबसे बड़ा अवरोध बने जो राष्ट्र को धार्मिक पहचान या बहुसंख्यकवादी श्रेष्ठता तक सीमित करना चाहते थे। गांधी का भारत प्रेम, सत्य, समता और करुणा का भारत था, और जिस भारत की कल्पना उन्होंने की थी वही बाद में नफरत की राजनीति का प्रमुख निशाना बना। लेखक स्पष्ट करते हैं कि गांधी के खिलाफ फैली घृणा को समझने के लिए पहले उनके भारत संकल्प को समझना आवश्यक है, क्योंकि उसी संकल्प ने उन्हें लाखों का नेता और कुछ लोगों की आंखों में खटकता हुआ प्रतीक बना दिया। अध्याय 3, हिंदू राष्ट्रवाद बनाम गांधी का राष्ट्रवाद। इस अध्याय में लेखक गांधी और कुछ हिंदू राष्ट्रवादी विचारकों जैसे विनायक दामोदर सावरकर,
हेडगेवार और गोवलकर के राष्ट्रवाद का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। गांधी का राष्ट्रवाद समावेशी, नैतिक और बहुलतावादी था। उनके अनुसार राष्ट्र केवल सीमाओं या राजनीतिक सत्ता का नाम नहीं था। राष्ट्र वो था जिसमें सभी धर्म, जाति और वर्ग बराबरी के नागरिक अधिकारों के साथ जुड़े। उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ था सामाजिक न्याय, अहिंसा, सत्य और सह-अस्तित्व। गांधी का ये दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जीवन का दर्शन था। उनका मानना था कि राष्ट्र की स्थिरता और शक्ति उसकी नैतिकता और नागरिकों के बीच भरोसे पर निर्भर करती है। इसके विपरीत हिंदू महासभा और बाद में आरएसएस की विचारधारा में राष्ट्रवाद का आधार सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान था। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी, जिसमें मुसलमान और ईसाई मुख्य रूप से विदेशी संस्कृतियों से जुड़े माने गए। उनका तर्क था कि भारतीय राष्ट्र केवल हिंदू संस्कृति, इतिहास और परंपरा पर आधारित हो सकता है। गोलवलकर ने भी अपने लेखन में स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रीय समुदाय में केवल हिंदुओं को प्राथमिकता और वास्तविक पहचान मिलनी चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार अन्य धार्मिक समूह राष्ट्रद्रोही नहीं बल्कि अपने मूल संस्कृतियों के प्रभाव से जुड़े हुए बाहरी तत्व हैं। यही विचार गोडसे और उसके जैसे अन्य कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के लिए मार्गदर्शक बने। लेखक इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि गांधी की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद के लिए खतरा क्यों बनी। गांधी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए मंदिर और मस्जिद दोनों में जाते, सांप्रदायिक दंगों के समय मध्यस्थता करते और दलितों सहित हर वर्ग के अधिकारों के लिए खड़े रहते। उनकी राजनीति जनता के साथ सीधे संवाद पर आधारित थी, जिससे न केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ती बल्कि धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण रोकने में भी मदद मिलती थी। यही कारण था कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन गांधी को अपने उद्देश्यों के मार्ग में बाधा मानते थे। अध्याय में ये भी चर्चा है कि गूडसे जैसी नफरत अचानक उत्पन्न नहीं हुई थी। ये धीरे धीरे संगठनों की बैठकों, भाषणों, पत्रिकाओं और प्रचार सामग्री के माध्यम से विकसित हुई। गोडसे ने कई सालों तक ये विचार सुने और पढ़े कि गांधी हिंदू हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं और राष्ट्र की कमजोर नींव रख रहे हैं। इस वैचारिक वातावरण ने उसे अपराध की ओर अग्रसर किया। लेखक बताते हैं कि ये प्रक्रिया दिखाती है कि हिंसा केवल व्यक्तिगत मानसिकता का परिणाम नहीं होती, ये सामाजिक और वैचारिक संरचनाओं का भी परिणाम होती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि गांधी और हिंदू राष्ट्रवादी विचारकों के राष्ट्रवाद में मूल अंतर ये था कि गांधी का राष्ट्रवाद जीवन और नैतिकता पर आधारित था, जबकि सावरकर और गोलवलकर का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक श्रेष्ठता और धार्मिक पहचान पर था। गांधी की दृष्टि में भारत वो देश था जहां सभी धर्म और जातियां समान रूप से जुड़ी हों, जबकि कट्टर राष्ट्रवाद में केवल एक धर्म को राष्ट्रीय पहचान का आधार माना गया। यही अंतर गांधी की लोकप्रियता और अहिंसक राजनीति को उनके विरोधियों के लिए असहनीय बना देता था। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि हिंदू राष्ट्रवाद और गांधी का राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक मतभेद नहीं थे, ये दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष था। एक दृष्टिकोण जो नफरत और सीमाओं पर आधारित था और दूसरा जो सह अस्तित्व, नैतिकता और समावेशिता पर। गांधी के राष्ट्रवाद ने कट्टरपंथियों को चुनौती दी और यही चुनौती अंततः गोडसे जैसी हिंसक विचारधारा का उत्प्रेरक बनी। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि गांधी के विचारों को समझे बिना भारत में उनकी हत्या और उसके वैचारिक कारणों को सही तरीके से समझना असंभव है। अध्याय 4 विभाजन से पहले का तनाव व सांप्रदायिक माहौल। इस अध्याय में लेखक 1940 के दशक के भारत में सामाजिक और राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। ये दशक भारत के इतिहास का अत्यंत हिंसक और विभाजनकारी काल था। बंगाल, नोआखली, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, देश के कई हिस्सों में धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे नियमित रूप से घटित हो रहे थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों ने माहौल को और विषाक्त बना दिया। लेखक बताते हैं कि इस समय गांधी अकेले ऐसे नेता थे जो लगातार शांति और अहिंसा की अपील कर रहे थे। वे समझते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच सांप्रदायिक शांति ही भारत की अखंडता की आधारशिला है। गांधी की अहिंसक राजनीति और मुसलमानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण कट्टरपंथी संगठनों के लिए असहनीय था।
हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों ने गांधी को मुस्लिम परस्त, राष्ट्रद्रोही और कमजोर नेता के रूप में पेश करना शुरू किया। अखबारों, पत्रिकाओं, पर्चों और सभाओं के माध्यम से उनका ये अभियान बड़े पैमाने पर फैलाया गया। इस प्रचार का उद्देश्य केवल गांधी का अपमान करना नहीं था, बल्कि उनके विचारों और कार्यों के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करना था। लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ऐसी वैचारिक अपीलें जब लगातार समाज में दी जाती हैं तो व्यक्तियों की मानसिकता पर गहरा असर डालती हैं। अध्याय में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे इस प्रचार ने गोडसे जैसी व्यक्तियों की मानसिकता को आकार दिया। गोडसे ने वर्षों तक ये संदेश सुना कि गांधी केवल मुस्लिम हितों का समर्थन करते हैं और हिंदू समाज की भावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये विचार उसके अंदर कट्टरता और आक्रामकता का रूप लेने लगा। वो गांधी को केवल राजनीतिक विरोधी नहीं, बल्कि एक वैचारिक शत्रु मानने लगा। यही मानसिक स्थिति अंततः उसे 30 जनवरी 1948 को हत्या का कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। लेखक इस अध्याय में ये भी स्पष्ट करते हैं कि विभाजन का दुख और लगातार घट रही सांप्रदायिक हिंसा गांधी की हत्या की मानसिक और वैचारिक पृष्ठभूमि का एक अभिन्न हिस्सा थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में भय, असुरक्षा और गुस्से की स्थिति बनी हुई थी। इस माहौल में किसी भी अहिंसक और समावेशी नेता की लोकप्रियता कट्टर समूहों के लिए खतरे के रूप में दिखाई देती थी। गोडसे जैसे कट्टरपंथियों ने यही माहौल अपने विचारों को ठोस बनाने के लिए उपयोग किया। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि गांधी की हत्या केवल व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी। ये वर्षों तक बनते सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक तनाव का परिणाम थी। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि सांप्रदायिक प्रचार और हिंसक मानसिकता ने भारतीय समाज में न केवल विभाजन की स्थिति पैदा की, बल्कि उस समय के राजनीतिक माहौल को इस कदर विषाक्त बना दिया कि हत्या जैसी त्रासदी संभव हो सकी। इस अध्याय के माध्यम से पाठक को ये समझ आता है कि 1940 के दशक का सांप्रदायिक तनाव और विभाजन की तैयारी गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि के लिए निर्णायक था। लेखक पाठक को ये विचार करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं कि हिंसा और नफरत के माहौल में नेतृत्व, नैतिकता और अहिंसा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। गांधी इस भूमिका में अकेले थे और यही अकेलापन, साथ ही कट्टरपंथियों द्वारा फैलाया गया प्रचार ने उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बना दिया। ये अध्याय इस तरह इतिहास और विचारधारा के बीच संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। अध्याय 5, गांधी पर पहले के हमले। इस अध्याय में लेखक गांधी पर उनकी हत्या से पहले हुए सभी जानलेवा हमलों का क्रमवार और विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। गांधी 1940 के दशक में सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, वे एक नैतिक प्रतीक और समावेशी नेतृत्व का प्रतीक बन चुके थे। यही उनकी लोकप्रियता उन्हें कट्टरपंथी और हिंसक विचारधारा रखने वाले समूहों के लिए खतरा बना देती थी। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये खतरा केवल विचारों तक सीमित नहीं था, कई अवसरों पर इसे वास्तविक हिंसा में बदलने का प्रयास भी हुआ। लेखक सबसे पहले पूना की घटना का उल्लेख करते हैं। उस समय गांधी पर बम फेंकने की कोशिश हुई थी। बम सफलतापूर्वक फट नहीं पाया, लेकिन ये दर्शाता है कि कुछ समूहों ने उनके जीवन को खतरे में डालने की योजनाएं महीनों से बनाई थी। इसके अलावा गांधी की प्रार्थना सभाओं में कई बार घुसकर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। इन हमलों में हमला करने वाले व्यक्तियों के हाथ में हथियार थे और उनका उद्देश्य केवल गांधी को मारना था। इसी तरह एक बार गांधी के वाहन के नीचे बम रखा गया, जिसे समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके जीवन पर खतरा सतत और संगठित था। लेखक इस अध्याय में सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों सुरक्षा एजेंसियों ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कई मामलों में चेतावनी मिलने के बावजूद अपर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। गांधी की अहिंसक और सरल जीवन शैली ने भी सुरक्षा में ढील पैदा की। वे अपने घरों और सभाओं में खुले रहते थे और हमेशा जनता के बीच आने की प्राथमिकता देते थे। इस खुलापन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। लेखक ये भी बताते हैं कि सुरक्षा में इस तरह की ढील ने कट्टरपंथियों को विश्वास दिलाया कि गांधी को निशाना बनाना संभव है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि गांधी की हत्या अचानक नहीं हुई थी। ये उन कई असफल प्रयासों की श्रृंखला का परिणाम थी जिन्हें गोडसे और उसके सहयोगियों ने पहले अंजाम देने की कोशिश की थी। हर असफल प्रयास ने उनके इरादों को और दृढ़ किया और उनके लिए रणनीति बदलने का अवसर प्रदान किया। लेखक बताते हैं कि यदि पहले के हमलों को गंभीरता से लिया जाता और सुरक्षा उपाय कठोर होते,
तो हत्या संभवतः टल सकती थी। लेखक ये भी दर्शाते हैं कि गांधी पर पहले के हमलों का विश्लेषण ये साबित करता है कि ये हत्या केवल एक व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी। ये उन वैचारिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रतिफल था जो वर्षों से चल रहे थे। हिंदू कट्टरपंथी संगठनों द्वारा गांधी को मुसलमानों का समर्थक, राष्ट्र विरोधी और कमजोर नेता बताने की वैचारिक स्थिति धीरे धीरे हिंसा में बदल गई। गोडसे और अन्य कट्टरपंथियों के लिए ये स्पष्ट संकेत बन गया कि केवल हिंसा ही गांधी को रोक सकती है। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष देते हैं कि गांधी की हत्या के पीछे केवल एक गोली नहीं थी, बल्कि एक लंबी, संगठित और विचाराधारित हिंसा की श्रृंखला थी। उनके जीवन पर पहले हुए हमले ये दिखाते हैं कि हिंसा और नफरत का निर्माण धीरे धीरे होता है, और यदि समाज और सुरक्षा संस्थाएं समय रहते सतर्क नहीं रहती तो ये हिंसा विनाशकारी परिणाम तक पहुंच सकती है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक ये समझ पाते हैं कि गांधी की हत्या किसी अचानक उग्र क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से निर्मित वैचारिक और संगठनात्मक तैयारी का अंतिम चरण थी। अध्याय 6 विभाजन की त्रासदी और गांधी। इस अध्याय में लेखक विभाजन के समय महात्मा गांधी की सक्रिय भूमिका और उनके संघर्षशील नैतिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। 1947 का विभाजन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और हिंसक समय था। देश भर में सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें लाखों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और संपत्ति का व्यापक विनाश हुआ। इस भयावह परिस्थिति में गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे शांति और सह अस्तित्व के जीवित प्रतीक थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था: हिंसा को रोकना, पीड़ितों की रक्षा करना और घृणा के चक्र को तोड़ना। लेखक बताते हैं कि गांधी नोआखली में महीनों तक रहे। नोआखली उस क्षेत्र का नाम है जहां मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सबसे अधिक हिंसा हुई। गांधी ने वहां रहकर प्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों के बीच समय बिताया। वे दोनों समुदायों के लोगों से मिले, उनके दुख को समझा और लगातार शांति की अपील की। उन्होंने न केवल उपदेश दिया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के जोखिम में डालकर हिंसा को रोकने के प्रयास किए। गांधी का उद्देश्य था कि पीड़ितों को मानसिक और भौतिक सुरक्षा मिले और सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा न मिले। साथ ही गांधी बिहार में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भी सक्रिय रूप से विरोध करते रहे। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि गांधी का दृष्टिकोण किसी एक समुदाय के पक्ष में नहीं था। उनके विरोध को कुछ लोगों ने पक्षपात माना, क्योंकि वे हिंसा के प्रत्येक रूप को समान रूप से रोकने का प्रयास कर रहे थे। गांधी का मानना था कि नैतिक नेतृत्व का अर्थ है न्याय और समानता का पालन करना, न कि किसी समुदाय के हित का समर्थन करना। यही दृष्टिकोण कुछ कट्टरपंथियों के लिए असहज था, क्योंकि वे केवल अपने धार्मिक या सांस्कृतिक समूह की सुरक्षा में रुचि रखते थे। लेखक ये भी बताते हैं कि विभाजन की त्रासदी ने गांधी को व्यक्तिगत रूप से भीतर तक तोड़ दिया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे भाई अपने भाई को मार रहे हैं, पड़ोसी अपने पड़ोसी को मार रहे हैं और समाज के आधारभूत मूल्य क्षरण के कगार पर हैं। बावजूद इसके गांधी ने अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। वे लगातार लोगों से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहानुभूति का आह्वान करते रहे। उनका ये दृष्टिकोण केवल नैतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी था। वे जानते थे कि हिंसा और बदले की भावना केवल और अधिक विनाश लाएगी। अध्याय में यह भी रेखांकित किया गया है कि गांधी का ये नैतिक साहस और समाज के बीच सक्रिय उपस्थिति गोडसे जैसे कट्टरपंथियों के लिए चुनौती बन गई। गांधी की यही लोकप्रियता और नैतिक अधिकार उन्हें उन लोगों की नज़र में खतरा बना दिया जिन्होंने हिंसा और सांप्रदायिक विभाजन को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि विभाजन ने केवल देश को आघात नहीं पहुंचाया, बल्कि गांधी के अंदर भी मानसिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा किया। इस अध्याय का निष्कर्ष ये है कि गांधी ने विभाजन और हिंसा के समय व्यक्तिगत साहस, नैतिकता और प्रतिबद्धता के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने दिखाया कि एक नेता का वास्तविक मूल्य शक्ति या राजनीति में नहीं, बल्कि नैतिकता, करुणा और समानता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में होता है। लेखक ये भी संकेत करते हैं कि गांधी की ये प्रतिबद्धता ही उन्हें कट्टरपंथियों और नफरत की राजनीति के लिए अप्रिय और खतरे की तरह प्रस्तुत करती थी। इस तरह यह अध्याय पाठक को यह समझने में मदद करता है कि विभाजन की त्रासदी ने गांधी को भीतर से तो तोड़ा, लेकिन उनके नैतिक दृष्टिकोण को कमजोर नहीं किया। अध्याय 7 55 करोड़ रुपए का झूठ। इस अध्याय में लेखक गोडसे द्वारा उठाए गए प्रमुख आरोप और उनके वैचारिक प्रभाव का विश्लेषण करते हैं।
गोडसे का दावा था कि महात्मा गांधी ने भारत सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव डाला और इस वजह से उन्होंने गांधी को राष्ट्रद्रोही मान लिया। ये कथन गांधी के खिलाफ हिंदू कट्टरपंथी प्रचार का केंद्र बन गया और गोडसे जैसी मानसिकता के लोगों में नफरत पैदा करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इस आरोप की कोई ऐतिहासिक या कानूनी वैधता नहीं थी और ये पूरी तरह मिथक और गलतफहमी पर आधारित था। लेखक बताते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय ये राशि पहले ही समझौते के तहत तय की गई थी। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय भारत सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक समझौतों के अनुसार लिया था और इसका गांधी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। गांधी ने केवल ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समझौते के नियम ईमानदारी से पूरे हों। उनके उपवास का उद्देश्य न केवल शांति बनाए रखना था, बल्कि ये दबाव बनाना था कि सरकार अपने नैतिक और कानूनी दायित्व को पूरा करे। गांधी का उपवास पाकिस्तान के पक्ष में नहीं था। वे किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे थे। अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि कैसे हिंदू कट्टरपंथ ने इस तथ्य को विकृत किया। प्रचार पत्रिकाओं, भाषणों और सार्वजनिक सभाओं में ये बताया गया कि गांधी पाकिस्तान को भारी राशि दे रहे हैं और इससे हिंदू राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार ये मिथक तेजी से फैलाया गया और जनता में भ्रम और गुस्सा पैदा किया गया। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का प्रचार केवल तथ्यात्मक नहीं था, बल्कि ये नफरत फैलाने और कट्टरपंथी मानसिकता को मजबूत करने का उपकरण था। गोडसे इसी झूठ से प्रभावित हुआ। वर्षों तक ये वैचारिक तैयारी उसके मन में पनपती रही। लेखक बताते हैं कि गोडसे ने इस झूठ को अपने दृष्टिकोण का आधार बनाया और गांधी को न केवल गलत दिशा में सोचने वाला नेता, बल्कि देश का वास्तविक दुश्मन मान लिया। ये दिखाता है कि कैसे एक मिथक, चाहे वास्तविकता पर आधारित ना हो, संगठित प्रचार और लगातार दोहराए जाने पर हिंसा और हत्या के विचार को जन्म दे सकता है। लेखक इस अध्याय में ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये मामला केवल 55 करोड़ रुपए का सवाल नहीं था। ये उस विचारधारा का उदाहरण था जो तथ्यों की जगह भावनाओं और डर को प्राथमिकता देती थी। गांधी की अहिंसक और नैतिक राजनीति कट्टरपंथियों के लिए असहनीय थी और यही असहनीयता उन्हें ऐसी झूठी कहानियों को हथियार बनाने के लिए प्रेरित करती थी। गोडसे ने इस झूठ को अपने नैतिक दृष्टिकोण के रूप में अपनाया, जिससे अंततः हत्या का मानसिक और वैचारिक आधार तैयार हुआ। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि 55 करोड़ रुपए का मिथक केवल एक झूठा आरोप नहीं था, ये गोडसे जैसी हिंसक मानसिकता के लिए वैचारिक ईंधन बन गया। लेखक पाठकों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में न केवल घटनाओं का महत्व होता है, बल्कि उन घटनाओं को समझाने वाली कहानियों और मिथकों का भी बड़ा प्रभाव होता है। गांधी के खिलाफ ये झूठा आरोप दर्शाता है कि किस प्रकार वैचारिक झूठ और प्रचार हिंसा और हत्या की नींव तैयार कर सकते हैं। अध्याय 8, हत्या का दिन, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 की सुबह दिल्ली में सामान्य थी, लेकिन महात्मा गांधी की दिनचर्या में हमेशा की तरह व्यस्तता थी। वे बिड़ला हाउस में रह रहे थे और देश भर की राजनीतिक बेचैनियों, दंगों, शरणार्थियों की तकलीफ और पाकिस्तान को धन भेजने के मुद्दे पर जारी विवादों के बीच लगातार उपवास, प्रार्थना और बैठकों में समय दे रहे थे। उस दिन भी गांधी ने सुबह चर्चाओं का क्रम जारी रखा, लोगों से मिले और शाम की प्रार्थना सभा की तैयारी होने लगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला साबित होने वाला है। उधर नाथूराम गोडसे पिछले कई दिनों से दिल्ली में था और उसने गांधी की गतिविधियों को बारीकी से देख लिया था। उसे मालूम था कि गांधी रोज शाम को बगीचे में बने प्रार्थना स्थल पर जाते हैं, जहां सुरक्षा औपचारिक होती है। कुछ स्वयंसेवक, कुछ सादे कपड़ों में पुलिस वाले, पर कोई कड़ा कवच, तलाशी या सुरक्षा घेरे जैसा नहीं। गांधी खुद सुरक्षा के नाम पर पुलिस का भारी दस्ता रखना पसंद नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि यदि उन्हें कोई मारना चाहे तो हथियारों से सुरक्षा उन्हें बचा नहीं सकती। गोडसे ने इसी सरलता को अपनी योजना का हिस्सा बनाया। वो जानता था कि बस प्रार्थना सभा तक पहुंच जाना ही हत्या के लिए पर्याप्त होगा। शाम लगभग 5 बजने को थे। गांधी अपनी दोनों सहायिकाओं मनु और आभा के सहारे धीरे धीरे प्रार्थना के लिए निकल रहे थे। उस समय उनका स्वास्थ्य कमजोर था और वे अक्सर इन दोनों के कंधों का सहारा लेते थे। बगीचे में लोग इकट्ठा हो चुके थे।
गांधी जब चल रहे थे तो भीड़ उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ी और इसी भीड़ में नाथूराम गोडसे भी मौजूद था। वो शांत, संयत और बिना किसी संदेह के दिख रहा था। उसने अपने कोट के नीचे छिपाई हुई ब्राउनिंग पिस्तौल को पहले से तैयार रखा था। गांधी जैसे ही प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे, गोडसे तेजी से आगे बढ़ा। उसने भीड़ को हल्का सा धक्का देकर रास्ता बनाया और गांधी के बिल्कुल सामने आ गया। वो हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका। गांधी रुक गए, ये सोचकर कि कोई मिलने आया है। मनु और आभा ने पलटकर उसे देखा ही था कि गोडसे सीधा खड़ा हुआ और लगभग शून्य भाव के चेहरे के साथ पिस्तौल निकाली। 3 गोलियां एक एक कर दाग दी गईं। गोलियां पास से लगी, छाती, पेट और कंधे के पास। गांधी हे राम कहते हुए वहीं गिर पड़े। ये दृश्य इतना अचानक था कि आसपास के लोग कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। अगले ही पल बगीचे में भगदड़ मच गई। लोग चीखने लगे, कोई दौड़कर गांधी को उठाने पहुंचा, कोई गोडसे पर टूट पड़ा। गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने हथियार नीचे रख दिया और खुद को पकड़वा दिया। गांधी को अंदर ले जाया गया, लेकिन उनकी नाड़ी और सांस लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपिता का जीवन समाप्त हो गया है। बिड़ला हाउस में सन्नाटा छा गया और जो भी वहां मौजूद था वो टूट चुका था। हत्या की खबर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गई। रेडियो पर यह घोषणा सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। कहीं रोने लगे, कहीं सड़क पर बैठ गए, कहीं प्रार्थनाएं शुरू हो गईं। भारत अभी विभाजन के दर्द से उभर भी नहीं पाया था और अब उसने अपने सबसे बड़े नैतिक मार्गदर्शक को खो दिया था। देश भर में शोक और अविश्वास की लहर फैल गई। इस हत्या का राजनीतिक प्रभाव तत्काल दिखाई दिया। दिल्ली में तत्कालीन नेताओं नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत आपात बैठकें की। सांप्रदायिक तनाव फिर से भड़कने का खतरा था और सरकार ने इसे रोकने के लिए तेज कार्रवाई शुरू की। ये अध्याय हत्या के उस क्षण का अत्यंत मानवीय वर्णन करता है कि किस तरह एक शांत अहिंसा में विश्वास रखने वाला वृद्ध राष्ट्रपिता नफरत की गोलियों का निशाना बन गया। लेखक ये भी दिखाता है कि गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्र की आत्मा पर हुआ प्रहार था। उस एक क्षण ने भारत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी, घृणा, कट्टरता और उग्र विचारधारा का जमावड़ा, जो वर्षों से धीरे धीरे पनक रहा था। 30 जनवरी 1948 का दिन इसलिए केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हिंसा किसी भी समाज की नींव को हिला सकती है। अध्याय 9, मुकदमा और गोडसे का बयान। महात्मा गांधी की हत्या के बाद शुरू हुआ मुकदमा स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक न्यायिक क्षण था। ये केवल एक अपराध का मुकदमा नहीं था, बल्कि हिंसा और अहिंसा, नफरत और नैतिकता, संविधान और कट्टरता के बीच टकराव की तरह था। न्यायालय में बैठे हर व्यक्ति को पता था कि इस मुकदमे के फैसले के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव होंगे, इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। विशेष अदालत का गठन हुआ, सबूत इकट्ठा किए गए, गवाह प्रस्तुत हुए और धीरे धीरे हत्या की पूरी साजिश सामने आनी शुरू हुई। मुकदमे की सबसे चर्चित घटना थी नाथूराम गोडसे का वो लंबा राजनैतिक बयान जिसे वह अपने बचाव के रूप में पढ़ना चाहता था। गोडसे जानता था कि कानूनी रूप से उसका बचाव बहुत कमजोर है। गवाहों ने उसे गोली चलाते हुए देखा था, हथियार उसके पास से मिला था और सहयोगियों ने साजिश की पुष्टि कर दी थी। इसलिए उसने न्यायालय को राजनीतिक मंच में बदलने की कोशिश की। वो चाहता था कि उसका बयान इतिहास में औचित्य की तरह दर्ज हो जाए। उसने दावा किया कि वह गांधी का सम्मान करता था, लेकिन देश हित में मजबूरी में यह हत्या की। उसके तर्कों में सबसे प्रमुख था कि गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे, पाकिस्तान को धन देने के लिए दबाव डाल रहे थे और हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे थे। अशोक कुमार पांडे इस अध्याय में दिखाते हैं कि गोडसे का बयान सुनने में प्रभावी लग सकता था, लेकिन उसकी नींव आधे सच, मिथकों, अतिशयोक्ति और गलत सूचनाओं पर टिके थे। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान को धन देने का निर्णय गांधी ने नहीं बल्कि भारतीय सरकार ने लिया था। गांधी ने केवल ये कहा था कि भारत को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। इसी तरह दंगों में गांधी हमेशा दोनों पक्षों को कठोरता से संबोधित करते थे। उन्हें किसी एक समुदाय का पक्षधर बताना तथ्यहीन था। गोडसे के दावों का वास्तविक आधार उस कट्टरपंथी विचारधारा में था जो गांधी के समावेशी दृष्टिकोण से घृणा करती थी। लेखक ये भी बताते हैं कि अदालत ने गोडसे को बयान पढ़ने की अनुमति तो दी, लेकिन उसके तर्कों को कानूनी नहीं, एक राजनीतिक प्रचार माना।
गोडसे के बयान का उद्देश्य न्यायालय को प्रभावित करना नहीं था, वह अपने समर्थकों के लिए एक वैचारिक घोषणा पत्र छोड़ना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने ठोस सबूतों और गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को हत्या, साजिश और देश के खिलाफ हिंसा का दोषी ठहराया गया। दोनों को फांसी की सजा दी गई, बाकी अभियुक्तों को अलग अलग अवधि की जेल हुई। मदनलाल पाहवा, जिसने बम फेंका था, को आजीवन कारावास मिला। अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस गहरी विडंबना को उजागर करता है कि जिस व्यक्ति ने देश के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े अहिंसक नेता की हत्या की, उसे बाद में कुछ समूहों ने वीर की उपाधि देने की कोशिश की। लेखक बताते हैं कि ये पूरी तरह इतिहास के खिलाफ है। गोडसे साहस या बलिदान का नहीं, बल्कि नफरत, कट्टरता और हिंसक राजनीति का प्रतीक था। उसका बयान कोई महान राजनीतिक दर्शन नहीं, बल्कि एक बौद्धिक रूप में प्रस्तुत हिंसा थी। लेकिन बाद के दशकों में कुछ संगठनों ने उसे नायक बनाने की कोशिश की। यही वो प्रयास है जिसे लेखक खारिज करते हुए बताते हैं कि इतिहास केवल तथ्यों से बनता है, प्रचार से नहीं। मुकदमे और फांसी के फैसले ने उस दौर के भारत को राहत तो दी, लेकिन गांधी की हत्या ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था, उसका खतरा वहीं समाप्त नहीं हुआ। लेखक इस अध्याय के अंत में स्पष्ट करते हैं कि गोडसे की विचारधारा को बार बार पुनर्जीवित करने की कोशिशें की गईं, और यही कारण है कि गांधी की हत्या केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक सतत चेतावनी है। मुकदमे का समापन न्याय का अंत नहीं, बल्कि समाज से ये पूछने का अवसर था कि किस रास्ते पर वह आगे बढ़ना चाहता है, अहिंसा का या नफरत का। इस प्रकार अध्याय 9 केवल न्यायालय की कार्यवाही नहीं बताता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे कानून के दायरे में खड़ा एक हत्यारा भी कैसे अपने अपराध को विचारधारा में बदलने की कोशिश करता है, और कैसे इतिहास उसके दावों को तथ्यों की कसौटी पर तोड़ देता है। गांधी की हत्या के मुकदमे ने भारतीय लोकतंत्र को ये सिखाया कि न्याय केवल अपराधों का समाधान नहीं करता, वह राष्ट्र की दिशा भी निर्धारित करता है। अध्याय 10 उपसंहार, आज का भारत और गांधी। उपसंहार इस गहन तथ्य से आरंभ होता है कि गांधी की हत्या किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी। वो एक विचार, एक नैतिक दिशा और एक सभ्यता के मूल मूल्य पर हमला था। गांधी उस भारत के प्रतीक थे जो विविधता को स्वीकार करता है, असहमति को सम्मान देता है और हिंसा के स्थान पर संवाद को प्राथमिकता देता है। जब गोडसे ने गोली चलाई तो निशाना केवल गांधी का शरीर नहीं था, बल्कि वो समावेशी सोच जिसे गांधी अपने जीवन भर भारतीयों के भीतर जगाने की कोशिश करते रहे। लेखक इस अध्याय में बताता है कि गांधी के ना होने के बाद भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे तय करना था कि वो किस मार्ग पर चलेगा, अहिंसा के रास्ते पर या कट्टरता के अंधेरे में। अशोक कुमार पांडे इस अध्याय में बेहद स्पष्ट करते हैं कि गोडसे की हत्या की विचारधारा स्वयं मिट नहीं गई, बल्कि समय समय पर उसके तर्कों को नए स्वरूपों में प्रस्तुत किया जाता रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण, राष्ट्रवाद की रक्षा, बहुसंख्यक असुरक्षा, ये वही तर्क हैं जो गोडसे ने अदालत में पढ़े थे और जिन्हें आज भी कुछ राजनीतिक धाराएं इस्तेमाल करती हैं। लेखक दिखाता है कि इतिहास में हिंसा कभी अकेली नहीं होती, उसके पीछे हमेशा कोई विचार, कोई दुष्प्रचार और कोई सामाजिक मानसिकता होती है। गांधी की हत्या का सबसे खतरनाक पक्ष यही था कि उस विचारधारा को मारना असंभव था, उससे लगातार जूझना पड़ता है, और ये संघर्ष आज भी जारी है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे भारत की नैतिक कल्पना थे। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वो एक ऐसा देश था जहां मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि हो, जहां कमजोर की रक्षा हो, जहां बहादुरी का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि क्षमा और समझदारी हो। लेकिन वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण और भीड़ की मनोवृत्ति ने संवाद को हिंसा में बदलना शुरू कर दिया है, तब गांधी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। लेखक पाठक को ये याद दिलाता है कि गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी ये सिद्ध करने में लगा दी कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि अपने मन और विवेक की दृढ़ता में होती है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात पर प्रकाश डालता है कि इतिहास दो तरह से लिखा जाता है, एक तथ्य आधारित, दूसरा भावनाओं और प्रचार पर आधारित। आज का भारत इस संघर्ष से गुजर रहा है कि वो गांधी की स्मृति को किस रूप में अपनाए, तथ्यों के आधार पर या उन विकृत व्याख्याओं के आधार पर जो नफरत को वैधता दे सकें।
लेखक चेतावनी देता है कि यदि समाज गोडसे के तर्कों को सामान्य करने लगे तो ये केवल गांधी के अपमान की बात नहीं होगी, बल्कि लोकतंत्र की नींव हिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद लेखक आज के भारत के संदर्भ में गांधी की प्रासंगिकता को और गहराई से समझाता है। गांधी का सत्य केवल धार्मिक या आध्यात्मिक विचार नहीं था, वो सक्रिय नैतिकता थी। एक ऐसा नैतिक कंपस जो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। जब समाज में घृणा और विभाजन का शोर बढ़ता है, तब गांधी का संदेश हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही नहीं, बल्कि न्याय और सहानुभूति की प्रणाली है। अहिंसा उनके लिए केवल हिंसा का अभाव नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक शक्ति थी। एक ऐसा मार्ग जो अन्याय को चुनौती देता है, पर किसी का मानवीय अस्तित्व नहीं छीनता। उपसंहार का अंतिम हिस्सा पाठक से ये सवाल पूछता है कि आज के भारत को किस गांधी की जरूरत है, मूर्ति वाले गांधी की या विचार वाले गांधी की। लेखक स्पष्ट करता है कि गांधी की प्रतिमा स्थापित कर देना काफी नहीं, उनके मूल विचार सत्य, करुणा, सह अस्तित्व और विनम्रता को समाज की आत्मा बनाना आवश्यक है। अगर हम इन मूल्यों का अभ्यास नहीं करते तो गांधी की हत्या वास्तव में आज भी जारी है, क्योंकि विचार तभी जीवित रहते हैं जब उन्हें जीवित रखा जाए। अध्याय इस चिंतनशील संदेश के साथ समाप्त होता है कि भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो गांधी की विरासत को कैसे संभालता है। यदि राष्ट्र लोकतंत्र, विविधता और न्याय को अपना पथ प्रदर्शक बनाए रखता है तो गांधी जीवित रहेंगे, लेकिन यदि वो नफरत, बहिष्कार और कट्टरता के रास्ते पर बढ़ेगा तो वो केवल गांधी को नहीं, अपने ही भविष्य को खो देगा। लेखक पाठक से आग्रह करता है कि गांधी का विचार भार नहीं, बल्कि एक प्रकाश है, और उस प्रकाश को बुझने न देना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।